everyone, welcome or welcome back to my channel. This is part 2 of this chapter. Part 1 हमने already upload कर दिया है जिसके अंदर हमने natural disaster के बारे में discuss करा था. And now today we will discuss about man-induced disaster, यानी कि ऐसे disaster जो हम इंसानों की गलतियों के कारण, हम इंसानों की ignorance, unawareness कह लो या फिर हमारी mistakes के कारण होते हैं. तो we will see and we will discuss one by one कि कौन कौन से ऐसे disaster होते हैं जो कि हम इंसानों की गलतियों की वजह से या इग्नोरेंस या फेलियर की वजह से होते हैं. सो लेट्स स्टार्ट. मैन इंड्यूस्ड डिजास्टर, दोज इवेंट व्हिच टेक प्लेस ड्यू टू डायरेक्ट या फिर इनडायरेक्ट, नोइंगली या फिर अननोइंगली डन बाय मैन. यानी कि ऐसे डिजास्टर जो कि हम डायरेक्टली करते हैं, जानबूझ के करते हैं, इनडायरेक्टली करते हैं या फिर नोइंगली, जानबूझ के, वही वाला पॉइंट, नोइंगली या अननोइंगली करते हैं, उस टाइप के डिजास्टर को हम बोलते हैं मैन इंड्यूस्ड डिजास्टर. हो सकता है हम अनअवेयर हो सकता है हम इग्नोरेंट यानी कि इग्नोर कर देते हो उस बातों को, हमें लगता हो कि इससे क्या होगा, मैं अकेला करूंगा तो थोड़ी कुछ होगा, सभी लोग ऐसा कर रहे हैं. या फिर हम फेलियर, हमारे फेलियर की, जैसे कि कोई मशीन है, फेलियर ऑफ ह्यूमन मशीनरी, वो भी एक हैवी डिजास्टर में बदल सकती है. क्यों? क्योंकि अगर मशीन बिगड़ी तो हो सकता है वर्कर्स की जान चली जाए, विच कैन कॉज हैवी डैमेज टू ह्यूमन लाइफ एंड प्रॉपर्टी, आर कॉल्ड मैन इंड्यूस्ड डिजास्टर. आई होप आई एम क्लियर विद दिस पॉइंट. सेकेंड क्या लिखा है? इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट. यानी कि मैन इंड्यूस्ड डिजास्टर क्या होता है, इसके यहाँ से लेकर यहाँ तक डेफिनेशन थी. अब हम एक एक करके देखेंगे कि कौन कौन से ऐसे टाइप है, कौन कौन से ऐसे डिजास्टर हैं जो हम इंसान की वजह से हुए हैं एंड हो सकते भी हैं. कुछ कुछ यहाँ पे एग्जाम्पल्स भी दिए हैं आपके टेक्स्ट बुक में, तो हम वो भी देखते चलेंगे. लेट्स स्टार्ट. First, industrial accident. In industrial township, mills, factories, there is a large chance of accidents even after precautions are taken. यहाँ लिखा है कि इंडस्ट्री, टाउनशिप बिल्डिंग जो बनती है बड़ी बड़ी, जैसे अदानी टाउनशिप बन गई, रिलायंस टाउनशिप बनती है बिल्डिंग. अगर आप ट्रेन से सफर करते होगे तो आपने जरूर देखा होगा, मैंने तो बहुत बार नोटिस करा है. फिर बड़ी बड़ी मिल्स जो बनती है, कॉटन मिल हो गई, कोई केमिकल्स की मिल हो गई, फैक्ट्रीज होती हैं बड़ी बड़ी, वहां पे बहुत ज्यादा चांस होता है एक्सीडेंट का. भले ही प्रिकॉशन ली हो कि ना ली हो, तब भी बहुत ज्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं. क्यों? क्योंकि वहां पे बहुत बड़ी बड़ी मशीनरियां होती हैं, बड़े कंटेनर होते हैं. कभी हो सकता है मशीनरी चलाते चलाते कुछ लाइट का कुछ प्रॉब्लम हुआ तो भड़ाका हो गया, या फिर गैस लीक हो गई, जैसे हमने यहाँ पे एग्जांपल दिया है भोपाल गैस ट्रेजेडी का. या फिर हो सकता है वर्कर्स का हाथ आ गया है, कुछ भी हो सकता है क्योंकि बड़ी मशीनरी होती है, बड़े पैमाने पे काम होता है, तो बहुत सतर्क होकर काम करना पड़ता है इन सारी जगहों पे. सच एक्सीडेंट रिजल्ट इनटू डेथ ऑफ पीपल. लाइव स्टॉक यानी कि ढोर, यानी कि एनिमल्स का भी क्या बोलते हैं, नुकसान हो सकता है. डैमेज टू प्रॉपर्टी का भी नुकसान होता है ऑब्वियसली. बिसाइड द एनवायरमेंट इज ऑल्सो अफेक्टेड, एनवायरमेंट भी अफेक्ट होता है. Okay, human errors at the base of industrial accident. Man undertake the management and take care of various machineries of industry processes and collection, transfer and distribution of the manufactured good. At every stage an accident cannot be ruled out. यानी कि हर स्टेज पे देखभाल करके वो लोग करें. हो सकता है कहीं पे भी कुछ मिस्टेक आ गई तो एक बड़ा डिजास्टर, एक ट्रेजेडी हो सकती है. जैसे कि यहाँ पे भोपाल गैस ट्रेजेडी का एग्जांपल दिया है जो कि यूनियन कार्बाइड में हुई थी. ये उनका प्लांट का नाम था और ये कहाँ हुआ था, जैसे कि नाम से ही मालूम चल रहा है, भोपाल में हुआ था ये गैस ट्रेजेडी का. यानी कि हुआ क्या था एक्चुअली, भोपाल जो है वो कैपिटल है एमपी की, मध्य प्रदेश की. यहाँ पे क्या हो रहा था, यहाँ पे एक गैस बन रही थी यूज टू प्रोड्यूस इंसेक्टिसाइड्स जो हम फार्मिंग में यूज करते हैं, वो यहाँ पे बनाया जा रहा था. तो क्या होता है, जब ये लोग वो सब बना रहे थे, उस प्रोसेस के दौरान ही एक माइका नाम की पॉइजनस गैस होती है, वो वहां से लीक होने लगी. बड़े बड़े जो कंटेनर थे ना, बहुत बड़े बड़े कंटेनर होते हैं गैस को स्टोर करने के लिए, तो हो सकता है वहां पे कुछ होल हुआ हो या फिर कुछ गलत रिएक्शन के कारण हो सकता है कि क्या होगा, गैस लीक हो गई. पॉइजनस गैस थी, गैस का नाम था माइका. ये जो लिखा है ना MIC, ये कब हुआ था, ये अर्ली मॉर्निंग, सुबह सुबह एकदम 3 दिसंबर 1984 को हुई थी. कब हुई थी? 3 दिसंबर 1984 को. माइका गैस स्टार्टेड लीकिंग फ्रॉम द टैंक्स. बड़े बड़े टैंकर्स, कंटेनर में से जल्दी जल्दी क्या हुआ, गैस लीक होना स्टार्ट हो गया, जो कि 40 मिनट तक चली. 40 मिनट तक कंटिन्यूसली गैस लीक होने लगी. ड्यू टू दिस इवेंट विच टुक प्लेस इन अर्ली मॉर्निंग, द गैस वेरी क्विकली स्प्रेड ओवर द डेंसली पॉपुलेटेड एरिया इन भोपाल. भोपाल जो है वो बहुत
क्या डेंसली पॉपुलेटेड है और इतनी सुबह सुबह हुई थी गैस लीक, तो क्या होगा, कुछ कुछ लोग स्कूल जा रहे होंगे, कुछ ऑफिस जा रहे होंगे, एकदम सुबह सुबह का माहौल था। अकॉर्डिंग टू ऑफिशियल फिगर्स अबाउट 2500 पीपल डाइड, यानी कि अगर हम ऑफिशियली बात करें तो 2500 लोग मारे गए थे, मतलब मर गए थे गैस के लीक की वजह से, क्योंकि उनकी आईज अफेक्ट होने लगी, वो सांस नहीं ले पा रहे होंगे, आँख में एकदम मिर्ची मिर्ची सी लग रही होगी इस कारण की वजह से। लेकिन यहाँ पे क्या है, 2500 रियल फिगर नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे रियल में भी बहुत से लोग क्या है, गवर्नमेंट क्या करती है, छुपा देती है एक्चुअल नंबर को। तो 2500 हो सकता है इनसे भी ज्यादा लोग मारे गए हो। एंड थाउजेंड्स ऑफ रेसिडेंट, और बहुत सारे रेसिडेंट जो भोपाल के रहवासी थे, उनको भी बहुत अफेक्ट करी थी ये पॉइजनस गैस लीक। बिसाइड पीपल द गैस ऑल्सो किल्ड थाउजेंड्स ऑफ बर्ड्स। इसके अलावा, यानी कि लोगों के अलावा बहुत से बर्ड्स और एनिमल्स को भी अफेक्ट हुआ था। पानी, अच्छा पानी जो पीने का होता है, रिजर्वायर्स, जो भी रिवर्स है, लैंड है, अनबॉर्न बेबीज, यानी कि ऐसे बेबीज जो कि अभी भी माँ के कोख में है, वो अभी जन्मे नहीं है, और न्यू बॉर्न बेबीज जो अभी अभी जन्मे हैं, प्रेग्नेंट वुमेन, इन सब को बहुत 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 ज्यादा अफेक्ट हुई थी ये गैस लीक। while 10,000 people become handicapped, 10,000 लोग क्या बिकम हो गए थे, हैंडीकैप हो गए थे, अपंग हो गए थे, यानी कि हाथ वाथ उनके नहीं काम कर रहे थे। और 1.5 लाख जितने लोग पार्शियली हैंडीकैप, यानी कि उनके कुछ पार्ट हैंडीकैप हो गए थे, कुछ पार्ट जो थे बॉडी के वो काम नहीं कर रहे थे, बाकी काम कर रहे थे। कितने, 1.5 लाख लोगों में ऐसा देखने को मिला। तो बहुत ही ज्यादा ये फेमस गैस ट्रेजेडी है, जो कि हमने बहुत बार सुनी भी होगी, हो सकता है आप लोगों ने ना सुनी हो, लेकिन ये कॉलेज लेवल पे भी आती है, इसका क्या बोलते हैं, केस स्टडी करने के ऊपर। तो आई होप यू ऑल आर क्लियर। अब हम देखेंगे कि कौन कौन से रेस्क्यू ऑपरेशन करे जा सकते हैं, यानी कि हमें कौन सी स्टेप लेनी चाहिए अगर ऐसी गैस लीक होती है। तो सबसे पहला है मॉडर्न मशीनरी वार्निंग सिस्टम लगाओ, यानी कि कभी भी कोई मॉडर्न मशीनरी है, उसके अंदर कभी भी कोई ब्लास्ट हो रहा है या फिर कोई गैस लीक हो रही है, तो ऐसा वार्निंग सिस्टम, ऐसी साउंड लगा दो जैसे वहां के वर्कर्स और लोग अलर्ट हो जाए, जैसे बीप बीप की साउंड लगा दी, या फिर कोई भी ऐसा वार्निंग सिग्नल या फिर सिस्टम ऐसा इंस्टॉल करो। Predetermine the high level measures for safety in factories and supported, पहले से ही हाई लेवल की सेफ्टी मेजर ले लो और उससे सही में इम्प्लीमेंट करो अपनी फैक्ट्रीज में, जिससे प्रिकॉशन हो सके और जो डिजास्टर से या फिर कोई भी गैस लीक से जो डैमेज है वो बहुत हद तक कम हो जाए। इफ गैस लीक्स ड्यूरिंग इट्स ट्रांसफर, द गैस टैंकर शुड बी ड्राइवन अवे फ्रॉम ह्यूमन सेटलमेंट, यानी कि अगर एक टैंकर से दूसरी जगह अगर ट्रांसफर करते समय गैस लीक हो रही है और उनको मालूम चल गया वो, तो जल्दी से जल्दी ह्यूमन सेटलमेंट, यानी कि वहां से लोगों को क्या करो, हटा दो, टेकन अवे फ्रॉम द ह्यूमन सेटलमेंट, यानी कि लोगों को हटा दो, या फिर तुम खुद वो गैस का टैंकर और वो सारी चीजें लेके क्या दूसरी जगह शिफ्ट हो जाओ। ऑब्जर्व द विंड डायरेक्शन एंड रन इनटू इट्स अपोजिट डायरेक्शन, विंड की जो डायरेक्शन है उससे अपोजिट की तरफ भागो, क्यों, क्योंकि विंड की डायरेक्शन जहाँ पे होगी वहां पे गैस की हवा ज्यादा महसूस होगी, तो उससे अपोजिट तरफ भागने की कोशिश करो। डू नॉट ट्रीट ब्रीथलेसनेस, बर्निंग आइज by yourself but seek medical guidelines immediately, यानी कि जब भी आपको ऐसा लग रहा हो कि आपकी आंखों में बहुत ज्यादा जलन हो रही है, आप देख भी नहीं पा रहे सामने की चीज और आप सांस नहीं ले पा रहे, तो इन सारी चीजों को इग्नोर मत करो और खुद से ट्रीट करने की, यानी कि होम रेमेडीज मत ट्राई कर लो, डॉक्टर के पास जाओ और इमीडिएटली एक्शन लो। ऐसा नहीं कि घर पे बैठे हुए हैं, घर की दवाइयां कर रहे हैं, नहीं, उससे कुछ नहीं होने वाला इस समय। Fainted or weak people should be immediately shifted from the affected area, जो भी वीक पीपल हैं, कमजोर लोग हैं या फिर बूढ़े लोग हैं, कुछ हैंडीकैप हैं या फिर फेंटेड, जो लोग बेहोश पड़े हैं, उनको जल्दी से जल्दी कुछ अच्छे एरिया में ले जाना चाहिए और शिफ्ट कर देना चाहिए, मतलब जो अफेक्टेड एरिया है जहाँ पे गैस लीक हुई है, जो अफेक्टेड एरिया है वहां से ले जाके क्लीन प्लेस पे ले जाके रखना चाहिए उन लोगों को। इन्फॉर्म फायर ब्रिगेड एंड पुलिस, जल्दी से जल्दी फायर ब्रिगेड और पुलिस को इन्फॉर्म कर दो। पार्क द व्हीकल्स इन सच अ वे दैट दे डू नॉट ऑब्स्ट्रक्ट द व्हीकल्स ऑफ रेस्क्यू ऑपरेशन, यानी कि ऐसे व्हीकल को पार्क करना चाहिए, बीच में कहीं भी नहीं करना है, क्यों, क्योंकि अगर बीच में पार्क करोगे तो रेस्क्यू ऑपरेशन की जो गाड़ियां होंगी वो नहीं आ पाएंगे, उनको आने में बहुत ज्यादा लेट हो जाएगा एंड प्रॉब्लम भी फेस करनी पड़ेगी।
नाउ व्हाट नॉट टू डू, कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो हमें नहीं करनी है इन द टाइम ऑफ गैस लीकेज। तो जब भी रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा हो तो आपको यू आर नॉट एसोसिएटेड विद द वर्क शुड नॉट गैदर अराउंड, यानी कि अगर आपका वहां पे काम नहीं है तो प्लीज भीड़ इकट्ठा मत करो। डू नॉट एंटर द अफेक्टेड एरिया, जहां पे भी गैस लीक हुई है वहां पे मत जाओ जब तक वहां की अथॉरिटी जो लीगली वहां पे देखने काम करने आए हैं, जो गैस ऑपरेशन गैस लीकेज को ऑपरेट करने आए हैं, सब कुछ सुधारने आए हैं, जब तक अथॉरिटीज टॉप अथॉरिटीज ना बोले कि ये जगह सेफ है तब तक वहां पे मत जाओ। डू नॉट ज्वाइन द रेस्क्यू ऑपरेशन विदाउट प्रॉपर ट्रेनिंग इन रेस्क्यू ऑपरेशन एंड नेसेसरी इक्विपमेंट, जब तक आपके पास नेसेसरी इक्विपमेंट और रेस्क्यू ऑपरेशन की नॉलेज ना हो तब तक प्लीज फ्री की मदद करने मत जाओ, नहीं तो कुछ और भी हो सकता है। सेकेंड मैन इंड्यूस या मैन मेड डिजास्टर कौन सा है? वायरल डिजीज। कौन कौन से वायरल डिजीज हैं? जैसे डेंगू होता है, इबोला, स्वाइन फ्लू, इन्फ्लुएंजा एंड कोविड-19 जो हमारा बहुत फेमस epidemic viral disease हुआ था। When a large number of people over much wider area became victim of any disease is called an epidemic। जब बहुत बड़े पैमाने पे जब डिजीज बहुत से लोगों को हो जाता है, बहुत बड़े एरिया में फैल जाता है, तब उसको एपिडेमिक बोलते हैं। या फिर आउटब्रेक हो गया डिजीज, यानी कि सब जगह फैल गया। पीपल लूज देयर लाइफ ड्यू टू डिजीज, बहुत से लोग अपनी जान गंवा देते हैं इन डिजीज के कारण। टिल टुडे thousands of people have became victims of disease like dengue, Ebola, swine flu और influenza। इन्फ्लुएंजा क्या होता है कि रेस्पिरेटरी जो आपकी सिस्टम होती है, जो नर्व्स होती है, उनको अफेक्ट कर देता है इन्फ्लुएंजा। दीज डिजीज आर वेरी मच फियर्ड। इन अर्ली टाइम्स लैक्स ऑफ पीपल वर विक्टिम ऑफ प्लेग। प्लेग जैसे कि हमने सुना है, प्लेग पहले बहुत फैला था। However, such deadly disease are controlled now। लेकिन अब क्या है, जैसे जैसे मॉडर्न साइंस आगे बढ़ा, टेक्नोलॉजी बढ़ी, वैसे वैसे इन सारी चीज़ों की कंट्रोल भी हम कर सकते हैं। यानी कि बहुत सी अब मेडिसिन आ चुकी हैं, साइंटिफिक इन्वेंशन हो चुके हैं, एंटीवायरल वैक्सीन आ चुकी हैं, जिसकी मदद से क्या होता है, डिजीज का असर कम हो जाता है। Along with it, with new viral disease and those disease which cannot be cured by traditional medicine, there is always a danger of widespread death on mankind। During the plague epidemic of सूरत, यानी कि क्या, प्लेग बहुत ज्यादा सूरत में फैला था in September 1994 and recently swine flu and dengue epidemic, many agency took preventing steps to prevent death। यानी कि अभी हमने देखने को मिला है क्या कि स्वाइन फ्लू और डेंगू भी बहुत ज्यादा फैल रहा है। सेफ्टी रेमेडीज फॉर वायरल डिजीज, कौन कौन से ऐसे मेजर हैं, स्टेप्स हैं जो कि हम इनको क्योर करने में, रेमेडीज में कर सकते हैं, जिससे वायरल डिजीज क्या हो जाए, कई हद तक कम हो जाए। एन इम्पोर्टेंट स्टेप टू बी सेफ फ्रॉम वायरल डिजीज इज टू बी विजिलेंट अबाउट इन्फेक्शन। यानी कि जब भी इन्फेक्शन आपको हो रहा है तो केयरफुल आप रहें, लोगों से दूर रहें सबसे पहले तो, जिससे लोगों को ना हो, और मेडिसिन लेते रहें, डॉक्टर को बताएं जल्दी से जल्दी। पीपल शुड बी अवेयर एक्वेंटेड विद द रीजन, रिजल्ट एंड सेफ्टी अबाउट डिजीज। लोगों को क्या है कि रीजन, यानी कि कैसे उनको हुआ, उसका क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकता है, कौन कौन से सेफ्टी मेजर हमें लेने हैं, उसके बारे में अवेयर होना चाहिए। एंड प्रोपेगेंडा, यानी कि फॉल्स इंफॉर्मेशन, रूमर से बहुत दूर रहना चाहिए। एंड ट्रांसमिशन। टेक द एंटी डिजीज वैक्सीन, एंटीवायरस वैक्सीन लेते रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि डॉक्टर अगर आपको बता रहा है कि ये वैक्सीन लो, जिससे अगर आपका असर जो है डिजीज का वो कम हो सकता है, तो प्लीज डू दैट। जैसे हमने कोरोना के समय भी वैक्सीन ली थी, इससे क्या होता था, उसका कोरोना का असर जो है वो कम होता था कई हद तक। अरेंज फॉर स्पेशल सेपरेट वार्ड फॉर पेशेंट, ऐसे लोग जिनको ये जो वायरस है वो हुआ है, उनके लिए स्पेशल वार्ड करो, सेपरेट वार्ड करो, क्योंकि जनरल वार्ड में अगर आप रखोगे तो और लोगों को भी फैल सकती है डिजीज। टेक स्टेप एज पर गाइडलाइंस एंड इंस्ट्रक्शन, जैसे कि WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन गाइडलाइंस और इंस्ट्रक्शन दे रही है, उनको फॉलो करो। एंड इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट टू कर्व द वायरल डिजीज, ये कौन सा इंस्टीट्यूट है? इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट है, जो कि डिजीज को कैसे हम सुधारें, कर्व करें, यानी कि उसको कैसे सुधार के रेमेडीज जो है वो सारी कुछ बताता है, कॉल्ड WHO, दैट इज वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। तो ये हमने पढ़ा वायरल डिजीज, एंड उसके ऊपर हमने इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट, और उसके अंदर एक हमने भोपाल गैस ट्रेजेडी के बारे में पढ़ा था। अब हम आते हैं थर्ड मैन मेड डिजास्टर, जो कि है टेररिस्ट अटैक। ये बहुत ज्यादा क्या बोलते हैं, बहुत ज्यादा आजकल कॉमन हो चुका है।
रियलिटी में अगर हम देखें तो टेररिस्ट लोग जो होते हैं, आतंकवादी जो होते हैं, वो ये केयर नहीं करते कि हम कौन से रेस के हैं, कौन सी हम कम्युनिटी के बिलोंग करते हैं, या फिर हमारा धर्म या रिलीजन क्या है। इट इज एनिमी ऑफ मैनकाइंड, यानी कि सब के ऊपर ये क्या है, एनिमी है। ये किसी भी इंसान को पसंद नहीं करते। द इमोरल डिस्ट्रक्शन एक्ट परफॉर्म्ड बाय पर्सन और ए ग्रुप इज कॉल्ड टेररिज्म, यानी कि जो भी इमोरल डिस्ट्रक्शन करा गया है या फिर परफॉर्म करा है किसी एक या ग्रुप ऑफ इंसान ने, उसको हम बोलते हैं टेररिज्म। इन ह्यूमन एक्ट लाइक डिस्ट्रक्शन ऑफ प्रॉपर्टी, creating an atmosphere of fear and thereby drawn attention towards the demand, genocide, abduction, etc. are terrorist weapon। यानी कि उनका दबदबा क्रिएट करना, उनका फियर क्रिएट करना माहौल में, यही उनका मेन काम होता है कि सब लोग उनसे डरें। Nowadays the terrorism has spread in many countries। आज की दुनिया में टेररिज्म जो है वो बहुत सारे कंट्रीज में देखने को मिलता है ऑफ द वर्ल्ड। इन recent times no country is safe। आज के ज़माने में कोई भी कंट्री सेफ नहीं है फ्रॉम टेररिज्म। ठीक है, अब हम देखते हैं कौन कौन से टेररिस्ट अटैक हो चुके हैं वर्ल्ड वाइड। तो ऑन 9 सितंबर 2001 ए सीरीज ऑफ सुसाइडल अटैक्स वर मेड इन यूएसए। यूएसए में क्या हुआ था, एक के बाद एक सुसाइडल अटैक होने लगे थे बाय टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। ये कौन करा रहा था, टेररिस्ट की एक ऑर्गेनाइजेशन थी वो करा रही थी। अबाउट 19 टेररिस्ट हाईजैक 4 पैसेंजर जेट प्लेन। 19 टेररिस्ट ऐसे थे जिन्होंने हाईजैक कर लिया था 4 पैसेंजर वाले जेट प्लेन्स को, फॉर विच 2 प्लेन्स वर डैश्ड अगेंस्ट द ट्विन टावर। ये फेमस इंसिडेंट जो हमने बहुत बार देखा भी होगा, आई होप आपने कहीं तो देखा ही होगा क्योंकि ये टीवी में भी बहुत पहले आ चुका था, कि ट्विन टावर जो न्यूयॉर्क की बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग थी, उसके अंदर जाके 2 प्लेन्स को क्या कर दिया था, क्रैश कर दिया गया था। ड्यू टू दिस, और ये 2 प्लेन इनमें से ही थे, ठीक है। ड्यू टू दिस all passenger on board and many people working on this twin towers were killed within few minutes। थोड़े से ही मिनट के अंदर जैसे ही प्लेन क्रैश हुआ वैसे ही बहुत से लोगों की जान चली गई थी। Many people were injured as their houses collapsed। बहुत से लोग इंजर भी थे, जैसे कि उनके हाउस जो थे वो कोलैप्स हो गए थे, पूरे के पूरे ढह चुके थे। Of the other 2 planes, one dash with Pentagon। और उनमें से 2 प्लेन में से एक प्लेन क्या हुआ था, क्रैश हो गया था पेंटागन से। एंड अदर डैश इनटू द फार्म इन पेनिनसिल्वेनिया। जो था वो पेंटागन में क्रैश हो गया और दूसरा जो था वो कहाँ हो गया, पेंसिल्वेनिया में। देयर वॉज नो सर्वाइवर, कुछ भी सर्वाइव होने का चारा नहीं दिख रहा था, और इन लोगों ने बहुत ज्यादा क्या करा था, हार्म क्रिएट करा था लोगों पे। In this attack, about 3,000 people were victimized and more than 6,000 were injured। 3,000 लोग इसके शिकार हो गए थे और 6,000 लोग क्या हुए थे, इंजर्ड हुए थे इस कारण से। अब एक नेक्स्ट अटैक देखने को मिल रहा है जो कि है ऑन 13 दिसंबर 2001। ये कब हुआ था, ऑन 9 सितंबर 2001 में, और ये भी 2001 में ही हुआ था, ठीक है। 5 टेररिस्ट जो थे वो एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के थे। उन्होंने कहाँ पे अटैक करा था, इंडियन पार्लियामेंट की बिल्डिंग पे अटैक करा था, एंड टुक द कॉम्प्लेक्स अंडर इट्स बैन बाय फायरिंग विदाउट एनी रिस्ट्रेंट। Indian army soldiers take their lives and define the plan of nation's enemy to dissolve the parliament, which is like a holy place of democracy। उन्होंने जो टेररिस्ट थे उन्होंने क्या करने का सोचा था कि इंडियन पार्लियामेंट की जो बिल्डिंग है उस पर कब्जा कर लेंगे और उसको क्या कर देंगे, उड़ा देंगे सीधा सीधा। लेकिन ये क्या एक होली टेम्पल की तरह है, किस चीज की, डेमोक्रेसी। बहुत सी जगह रेगुलर टाइम पे क्या करा था, मुंबई में भी फायरिंग करी थी और बहुत से बॉम्ब ब्लास्ट और फायरिंग भी हो चुकी थी बहुत से जाने माने होटलों के आसपास। अबाउट 137 persons were injured in some well-known hotels। The terrorists kept many people under custody। बहुत से वेल नोन होटल यानी कि फेमस होटल के अंदर टेररिस्ट लोगों ने जो गुनेगार थे, गुनेगार तो नहीं सॉरी, जो विक्टिम थे उनको क्या करा था, कस्टडी में दोनों की होटल्स के अंदर एक रूम में बंद करके रख दिया गया था। द सेंट्रल गवर्नमेंट सेंड 200 NSG दैट इज नेशनल सिक्योरिटी गार्ड। जो सेंट्रल गवर्नमेंट थी उन्होंने 200 सिक्योरिटी गार्ड कमांडोज को भेजा था, 50 मिलिट्री कमांडोज एंड 5 बटालियंस टू कंट्रोल द सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए उनको भेज दिया गया था। आफ्टर 2 days ऑफ स्ट्रगल, 2 दिन के हार्ड वर्क एंड श्योर स्ट्रगल के बाद, all the terrorists equipped with modern armament were killed। Okay,
जो लोग भी पकड़े गए थे उनको पकड़ लिया था एंड मार दिया गया था. In December 2014, about 141 person, including 132 innocent students, were killed in terrorist attack on an army school. 2014 में दिसंबर के अंदर क्या करा गया था, 141% जो थे उनमें से 132 यानी कि 132 इनोसेंट स्टूडेंट को मार दिया गया था. कहाँ पे, तो ये आर्मी स्कूल के अंदर हुआ था. कैन यू बिलीव इट गाइस, आर्मी स्कूल में हुआ था. लोकेटेड इन कंटोनमेंट एरिया, कंटोनमेंट मतलब आर्मी का जो एरिया होता है उसको बोलते हैं, ऑफ पेशवर इन पाकिस्तान, पाकिस्तान के अंदर ये घटना घटी थी. ठीक है, तो ये टेररिस्ट अटैक के बारे में हमने देखा कि क्या होता है. अब हम देखेंगे कौन कौन से स्टेप्स हम ले सकते हैं. व्हाट टू डू, क्या करना चाहिए. इन्फॉर्म द पुलिस, अगर किसी भी ऐसा इंसान है जिस पे थोड़ा शक जा रहा है उसके बिहेवियर पे या फिर उसकी हरकतों पे, तो जल्दी से जल्दी पुलिस को इन्फॉर्म करो. और कोई भी ऐसी चीज है जो तुम्हें लग रही है कि ये मेरी नहीं है तो उसको छूने की कोशिश मत करो. कोई भी जगह, जैसे शॉपिंग मॉल में कुछ चीज पड़ी हुई है, सिनेमाज में, गार्डन में या रिलीजियस प्लेसेस पे, तो उसको छूने की कोशिश मत करो. कुछ खराब भी हो सकता है, बॉम्ब भी हो सकता है. कोऑपरेट इन सिक्योरिटी चेक फॉर सेफ्टी रीजंस, जब भी सिक्योरिटी चेकिंग हो रही हो मॉल्स में या कहीं भी हो रही हो तो प्लीज उनसे कोऑपरेट करें. वो हमारी भलाई के लिए ही हमारी सेफ्टी चेकिंग करते हैं. इफ यू रेंट योर हाउस, आप अगर कभी भी अपना जो हाउस है वो रेंट पे दे रहे हैं किसी को, रजिस्टर इट विद द नियरेस्ट पुलिस स्टेशन, दिस इज रिक्वायर्ड अंडर लीगल प्रोविजन. तो अपना जो नियरेस्ट पुलिस स्टेशन है आपका उनको भी बता दें ये बात. क्यों, क्योंकि ये लीगल प्रोविजन में रिक्वायर्ड होता है. मान लो अगर आपने अपना हाउस रेंट पे दिया और वो कहीं जो इंसान जो रह रहा था उस रेंटेड हाउस में वो इलीगल काम कर रहा होगा तो वो लोग आपको ही पकड़ेंगे. क्यों, क्योंकि घर आपका था, आपने सिर्फ रेंट पे उसको दिया था. तो इनडायरेक्टली आप खतरे में आ सकते हैं. पब्लिक प्लेसेस जैसे मंदिर है, मस्जिद है या फिर कोई भी पब्लिक प्लेसेस, बस स्टेशन, रेलवे स्टेशन एक्सेट्रा एक्सेट्रा, वहां पे क्या करना चाहिए, सीसीटीवी कैमरा लगा देना चाहिए. जैसे कुछ भी अगर हो तो सीसीटीवी में कैद हो जाए एंड लेटर ऑन ये हम पुलिस डिपार्टमेंट को ट्रांसफर कर सकते हैं. While traveling in a bus or train, if any person is noticed having left leaving his luggage behind, inform the responsible authorities immediately. अगर आप बस और ट्रेन में ट्रैवल करते हो और अगर आपने नोटिस करा कि आपके बाजू वाली सीट में जो लड़का बैठा था उसका बैग वहीं नीचे रह गया, तो आप उसको मत छूना. रिस्पॉन्सिबल अथॉरिटी जो है, वहां के बड़े लोग जो हैं उनको इन्फॉर्म करना एंड वो एक्शंस लेंगे. इफ योर नेबर इज सिंगल एंड डज नॉट मिंगल विथ लोकल पीपल, यानी कि अगर आपका नेबर जो है वो सिंगल है और दूसरों से मिंगल यानी कि बात नहीं करता है, अपने घर में ही रहता है, बहुत देर देर रात तक क्या करता है, कंप्यूटर चलाता है, और आपको शक होता है आपके नेबर पे, तो प्लीज पुलिस को इन्फॉर्म कर दें. लेकिन ये रियलिटी में पॉसिबल नहीं है क्योंकि बहुत से लोग शाय होते हैं, बहुत से लोग नहीं बात करना चाहते. सो इट्स अप टू देयर नेचर. लाइक इन्फॉर्म पुलिस अबाउट अनक्लेम व्हीकल्स, अगर ऐसे व्हीकल दिख रहे हैं जिसका कोई मालिक नहीं है या फिर कोई भी ओनर नहीं है तो प्लीज पुलिस को इन्फॉर्म कर दें. What not to do, कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो हमें नहीं करनी. ऐसा पार्सल जो कि अननोन पर्सन ने आपको दिया है उसको एक्सेप्ट बिल्कुल भी ना करें. Do not rent your house to an unknown person without thorough inquiry about him or her. यानी कि आपका जो हाउस है कभी भी आप वो रेंट पे ना दें. कब ना दें उसका रीजन यहाँ पे दिया है, जब भी वो इंसान अननोन हो और जब तक आप उसकी पूरी इंफॉर्मेशन कलेक्ट ना कर लें तब तक. ठीक है. Do not sell your home, mobile phone or a vehicle to an unknown person. आप अपना मोबाइल फोन, व्हीकल्स या होम कभी भी अननोन पर्सन को सेंड ना करें. सेंड तब करें जब आप उसके बारे में सब कुछ जानते हो. ठीक है. ओके. ये अगर आपने ध्यान से जेठालाल वाला एपिसोड देखा होगा, वो फोन वाला, टप्पू सेना वाला, जब गोगी जो है अपना फोन क्या बोलते हैं मोंटू या किसी को दे देता है और मोंटू जेठालाल को यानी कि बाघा को क्या है, वो बाघा फोन एक्सेप्ट कर लेता है और लास्ट में पकड़ा कौन जाता है, जेठालाल. तो ऐसी सच सिचुएशन आ सकती है आपके साथ अगर आप ध्यान ना रखें तो. ठीक है. ये जस्ट फन के लिए मैंने एग्जांपल आपको दिया जिससे आप टॉपिक को क्या है कनेक्ट कर पाए. फोर्थ कौन सा है, मैन मेड डिजास्टर. तो रायोट यानी कि दंगे फसाद होना. जैसे बड़े बड़े शहरों में क्या होता है, झगड़े होते रहते हैं. कॉमन प्लेसेस पे क्या होता है, लॉ एंड क्या रेगुलेशन नहीं है तो कहीं भी लोग क्या है पॉलिटिक्स को घुसाड़ देते हैं और बहुत से लोग इससे सफर भी करते हैं. This problem is faced by many countries in the world. If we examine the general characteristics of any riot,
अगर हम कभी नोटिस करें कि क्या इसका कैरेक्टरिस्टिक्स है, किस लिए होता है, क्या इसकी रूट कॉज है, तो इट इज नोटिस दैट मोस्ट ऑफ द पर्सन आर नॉट अवेयर ऑफ इट्स रूट कॉज और पर्पस। यानी कि ज्यादातर लोग जो दंगे में ज्वाइन हुए हैं उनको क्या है, उसकी रूट कॉज ही नहीं मालूम होती है, उनको पर्पस ही नहीं है कुछ लाइफ में। देयर प्रेजेंस इज ओनली फॉर क्राउडिंग और फॉर इमिटेशन। यानी कि उनको सिर्फ एक ही मकसद होता है कि भीड़ इकट्ठा करो भैया, और मकसद वकसद छोड़ो, बस भीड़ इकट्ठा करके रखो। Such crowd which gather without any common purpose or interest seems to disturb the peace intentionally. वो क्या करते हैं, हमारी जो शांति है उसको भंग करने के लिए मेनली ये सब चीजें करते हैं। और सच रायट मेक द एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप विच इज एस्टेब्लिश बाय लॉ अनस्टेबल। यानी कि लॉ रेगुलेशन जो भी गवर्नमेंट ने इम्पोज करे होते हैं उसको क्या करते हैं, भंग करने में ये लोग बहुत बड़ा हाथ होता है इन लोगों का, जो भी फसाद और दंगे करते हैं। समटाइम्स व्हेन सच रायट टेक्स ए पॉलिटिकल कलर, यानी कि अगर ये दंगे जो हैं वो पॉलिटिक्स में बदल जाएं तब तो बहुत ज्यादा क्या होता है, सोशल वेलबींग को रिस्क भोगना पड़ सकता है। हार्मनी नहीं होगी, क्या होगी, अनहार्मनी हो जाएगी, लोगों के बीच में झगड़े होंगे, घड़ी घड़ी मार धाड़ होगी, ये सारी चीजें चलती रहेंगी। इनोसेंट सिटीजन जो हैं, जो भोले लोग हैं हमारे देश के, उनको भी इसके अंदर घसीट लिया जाएगा। लाइफ सस्टेनेंस ऑफ लेबरर बिकम वेरी डिफिकल्ट। ऐसे एरिया में रहना लोगों को बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक क्या है, होने लगता है। Moreover, a lot of life and property are damaged. It creates a challenge to maintain the unity and integrity of the nation. ये हमारे देश की यूनिटी और इंटीग्रिटी को भी हार्म करती हैं। तो क्या करें, प्रिवेंट टॉक्स विच स्प्रेड रूमर्स एंड वायलेंस। जब भी आपको लगे कि ये रूमर है, अफवाह है, या फिर झगड़ा कराने के लिए ये मुझे बता रही है ये, तो तब आपको ये आगे आप ना किसी को बताएं, रूमर स्प्रेड ना करें तो अच्छा होगा। Form a peace community in your residential area and be actively involved. ऐसी आप कम्युनिटी खड़ी करें जो कि पीस को चाहती हो और नॉन वायलेंस और इन सारी चीजों के खिलाफ हो, तब आप शांति से रह पाएंगे। परफॉर्म योर सिविल ड्यूटीज बाय हेल्पिंग दोज अफेक्टेड बाय रायट। अगर आपको लग रहा है कि ये इंसान क्या है, अफेक्ट हो चुका है, अफेक्ट मतलब किसी चीजों से, ऐसे लोग जो कि अफेक्ट हो चुके हैं रायट से, दंगे वंगे होके उनको बहुत ज्यादा चोटें लगी हैं, तो प्लीज उनको हेल्प करें और अपनी ह्यूमन ड्यूटी निभाएं। व्हाट नॉट टू डू, क्या नहीं करना चाहिए। डू नॉट बी इंस्ट्रूमेंटल इन स्प्रेडिंग रूमर्स। अपना हाथ मत दो किस चीज में, रूमर्स फैलाने में। यानी कि आप रूमर्स मत फैलाओ। अगर आपको कोई बात बता रहा है और आपको लग रहा है कि ये बात गलत है, तो प्लीज आप किसी और को आगे मत बताओ। इससे क्या है, बात वहीं की वहीं स्टॉप हो जाएगी। डू नॉट वायोलेट द इंस्ट्रक्शन और कर्फ्यू डिक्लेयर्ड बाय अथॉरिटी टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर। अगर आपके एरिया में कर्फ्यू डिक्लेयर कर दिया है, यानी कि ऐसा डिक्लेयर कर दिया है कि आप यहाँ से यहाँ तक जा ही नहीं सकते, कर्फ्यू है, यानी कि सब दुकानें, सब चीजें, सब कुछ बंद है, आप अपने घर में ही रहिए, तो आप प्लीज उसका वायलेंट यानी कि उसके खिलाफ जाके बाहर मत जाओ। ये क्या होगा, आपको ही नुकसान देखने को मिल सकता है, आपको हो सकता है चोट वोट लगे, आपको कोई डंडे वंडे मार के चला जाए। डू नॉट बिलीव एंड स्प्रेड बेसलेस टॉक। बेसलेस टॉक, बिना सर पैर की बातें मत फैलाओ अपियरिंग इन सोशल मीडिया। सब कुछ जो सोशल मीडिया पे दिखता है वो जरूरी नहीं सच हो, तो प्लीज फैक्ट और फिगर्स के बेसिस पर जो टॉक कर रहा है उनसे ही आप बात करो और कुछ भी में बिलीव मत करो। ओके, आई होप you all are clear with all these points. Terrorists sometimes hijack a bus. हो सकता है टेररिस्ट अटैक कभी बस को हाईजैक कर ले, कभी ट्रेन को, या प्लेन वाले तो हमने मूवीज भी देखे हैं। Get the demand meet with for releasing their compliance from jail or for other demands. They bring pressure. वो प्रेशर क्रिएट करते हैं पैसेंजर पे into custody. In such circumstances, the family member of such person taken as hostages. उनको बंदी बना लिया जाता है। यानी कि जैसे मेरे ऊपर किसी ने बंदूक रख दी और मेरी फैमिली मेंबर्स को क्या कर दिया, हॉस्टेजेस बना दिया, तो हम ऑब्वियसली उनको सब कुछ सच सच बता देंगे। क्यों? क्योंकि हमारे फैमिली मेंबर पे खतरा मंडरा रहा है। In such instances, plans are implemented to relieve the citizen either by commando operation or through the talks with the terrorist. Now comes the fifth problem, that is traffic problems. ये इसके अंदर भी हम ले सकते हैं या फिर ये अलग से एक टॉपिक भी है, तो जैसे आपको सही लगे वैसे आप इसको रीड कर लेना। मैंने इसको इसके अंदर ही डाल दिया है, यानी कि मैन इंड्यूस्ड डिजास्टर के अंदर ही मैंने इसको काउंट कर लिया है, क्योंकि ट्रैफिक भी हम सब लोगों की वजह से ही होता है। हम रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो नहीं करते हैं, हम कहीं भी अपनी गाड़ी घुसेड़ देते हैं, तो ये भी हो सकता है, ट्रैफिक जाम वाम भी हमारा हो सकता है मैन इंड्यूस्ड डिजास्टर। वी हैव सीन
व्हीकल प्लेइंग एट ए स्नेल स्पीड, यानी कि स्नेल जो होता है बहुत ज्यादा धीरे चलता है, मैं स्क्रीन पे भी डाल दूंगी। और ये कब देखने को मिलता है? ट्रैफिक के अंदर। ट्रैफिक जब भी होता है दिल्ली एंड बॉम्बे में, तो लोगों की गाड़ी स्नेल की यानी कि इतनी धीरे धीरे स्पीड से जा रही होती है। क्यों? क्योंकि इतने लार्ज बड़े बड़े सिटीज है, इतने सारे लोग हैं जिनके पास ट्रांसपोर्टेशन मतलब गाड़ी वाड़ी बहुत सारी चीजें होती हैं और सब लेके जाते हैं। तो ड्यूरिंग पीक आवर्स ये सब कुछ देखने को मिलता है, जैसे सुबेरे के समय जब सब लोग ऑफिस स्कूल जा रहे होते हैं, और शाम के समय अबाउट 6 to 7 o'clock, राइट? The vehicle travel comes almost to stand during peak hours of commuting. At such tough times, the vehicle drivers, traveler and pedestrian यानी कि जो चल के जा रहे हैं उनको मेंटल स्ट्रेस हो जाता है। क्यों? क्योंकि एक तो इतनी सारी गर्मी क्रिएट हो जाती है, एकदम से इतने सारे व्हीकल होते हैं, ऊपर से हॉर्न ये घड़ी घड़ी बजा बजा करते हैं, उनको चलने की जगह नहीं छोड़ते पेडेस्ट्रियन को, तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हॉच पॉच क्रिएट हो जाता है। इट टेक time to control the situation or to restart the vehicular traffic. स्मोक, जो इसमें से गंदा धुआं निकलता है, और हॉर्न जब जब बजा बजा करते हैं, तो इससे एक तो एयर पोल्यूशन होता है और एक नॉइज पोल्यूशन भी बहुत हद तक होता है। दिस अफेक्ट द पब्लिक हाइजीन ऑफ दैट रीजन एंड ऑल्सो द ग्रोथ ऑफ वेजिटेशन। ये हाइजीन को भी खराब करता है और वेजिटेबल की जो ग्रोथ है उसको भी अफेक्ट करता है। क्यों? क्योंकि नॉइस जो कि एयर पोल्यूशन है उससे टॉक्सिक गैस एमिट होती है, और ये आजू बाजू के जो फार्मिंग एरिया है, कल्टिवेटेड एरिया है, उनको हार्मफुल होता है। ग्रोइंग अर्बनाइजेशन, अर्बनाइजेशन यानी कि बहुत सारी मॉडर्न बिल्डिंग्स खड़ी कर दी हैं, बहुत मॉडर्नाइजेशन आ गया है, बड़े बड़े सिटीज डेवलप हो चुके हैं। तो अर्बनाइजेशन इज गुड, बट ये ट्रैफिक प्रॉब्लम्स को बहुत ज्यादा क्रिएट करते हैं। देयर इज ए लॉन्ग क्यू ऑफ व्हीकल्स, बहुत लंबी लाइन लगी रहती है व्हीकल्स की, जो कि अगर एम्बुलेंस स्टैंड हो रही हो तो उसका क्या है, किसी की जान भी जा सकती है। यानी कि अगर लंबा ट्रैफिक जाम लगा हुआ है और उसी में से किसी की एक फैमिली मेंबर की जान उस एम्बुलेंस के अंदर है, यानी कि जल्दी जल्दी अगर एम्बुलेंस हॉस्पिटल में नहीं पहुंच पाई तो क्या होगी, उस इंसान की जान वहीं ट्रैफिक में हॉस्पिटल जाने से पहले ही एम्बुलेंस में चली जाएगी। ये यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है। इंक्रीज इन ट्रैफिक, नेग्लिजेंस ऑफ ड्राइवर्स एंड ड्यू टू इग्नोरेंस इन अंडरस्टैंडिंग द साइंस एंड सिंबल पुट अलोंग द रोड कॉज मेनी एक्सीडेंट्स एवरी ईयर एंड मेनी पीपल लूज देयर लाइफ। बहुत बार क्या होता है कि ट्रैफिक में क्या होता है, इंक्रीज देखने को मिलता है। ड्राइवर्स बहुत से नेग्लिजेंट होते हैं, यानी कि कभी भी वो ट्रैफिक सिग्नल को फॉलो नहीं करते, सिंबल्स को, अगर लाल सिग्नल है तो रुकते नहीं है, धड़ाधड़ अपनी गाड़ी क्या चलाते ही जाते हैं, तो इससे भी बहुत से एक्सीडेंट हो पाते हैं। समटाइम्स ए विक्टिम ऑफ एन एक्सीडेंट मे बिकम ए इनवैलिड परमानेंटली। इंसिडेंट्स अकर्स इन न्यूज़पेपर फ्रिक्वेंटली अबाउट द एक्सीडेंट कॉज्ड बाय माइनर ड्राइविंग ए व्हीकल, यानी कि छोटे लोग, 18 साल से कम लोग और जिनके पास लाइसेंस नहीं है, अगर वो लोग भी ड्राइविंग करते हैं तो बहुत सा प्रॉब्लम देखने को मिलता है। वो क्या करते हैं, हाईवेज पे चले जाते हैं, जिससे बहुत बड़ा एक्सीडेंट भी हो सकता है। और एक्सीडेंट के केसेस तो ऑब्वियसली हमारे इंडिया में बढ़ते ही जा रहे हैं, बहुत जल्दी जल्दी बढ़ते जा रहे हैं। एवरी ईयर हाईवेज पे एक्सीडेंट देखने को मिलते ही मिलते हैं। हेवी ट्रैफिक कॉजेस लॉस ऑफ टाइम एज वेल एज फ्यूअल। फ्यूअल और ये पेट्रोल क्या है, बहुत ही हमारे फॉसिल फ्यूल को क्या बोल सकते हैं हम, बहुत ही ज्यादा प्रीशियस है हमारे लिए। अगर फ्यूअल और पेट्रोल खत्म हो गया तो हमारी अपकमिंग जनरेशन के लिए नहीं बचेगा, तो ये हमारे लिए बहुत ज्यादा प्रीशियस चीज है। एंड हैवी ट्रैफिक से क्या होता है, लोगों का टाइम भी वेस्ट होता है, वहीं के वहीं खड़े रहते हैं, स्नेल की स्पीड से बढ़ती हैं गाड़ियां, तो जो टाइम वेस्ट होता है, हमारा फ्यूल वेस्ट होता है, नॉइज पोल्यूशन एंड एयर पोल्यूशन बहुत ज्यादा डैमेज कॉज क्रिएट करता है। If timely affected steps are not taken, advanced planning for traffic management and dedication to observe them are not implemented, then it is going to create risk of life in days to follow without and doubt। यानी कि अगर हमने सही steps and measures नहीं लिए, हमने अगर rules and regulation को follow नहीं करा, तो बहुत ज्यादा ये हमारे खुद के टाइम पे एंड हमारी environment पे भी डैमेज कर सकता है ये। What to do, क्या करें हम? Develop suburban township near larger cities and connect them intensely by facilitating public transport system। यानी कि suburban township एरिया बनाओ
जो कि लार्ज सिटी से कनेक्टेड ही हो, यानी कि कुछ कुछ जो ऐसी जमीनें हैं जो कि थोड़ी पिछड़ी हुई हैं, यानी कि वहाँ पे कोई रहना नहीं चाहता, वहाँ पे टाउनशिप एरिया बनाओ और वहाँ पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट को सपोर्ट करो। सेपरेट ट्रैक शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर पेडेस्ट्रियन एंड साइकिलिस्ट। अलग से आप थोड़ी सी साइड में जगह बना दो जो कि चलने वाले लोगों के लिए एंड साइकिल जो चला रहे हैं उनके लिए बनी हो। क्यों? क्योंकि इन लोगों को भी सफर करना पड़ता है बड़ी बड़ी कारों और ट्रक्स एंड व्हीकल्स के बीच में। एनक्रोचमेंट ऑन द रोड मस्ट बी रिमूव्ड। ओके, vehicles going at a very slow speed or the vehicles pulled by man or by animals should be banned during the peak hours। यानी कि घोड़ा गाड़ी, बैलगाड़ी जो कि एनिमल्स को खींच के क्या बोलते चलाया जाती है गाड़ियां, और जो कि धीरे धीरे चलती है, वो सारी चीजें अवॉइड करनी चाहिए पीक आवर्स के समय, यानी कि ऑफिस आवर्स के समय। इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द ट्रैफिक रूल्स शुड बी कन्वेड टू द सिटीजन थ्रू द एजुकेशनल एडवर्टाइजमेंट एंड पब्लिक अवेयरनेस प्रोग्राम। ट्रैफिक रूल्स के बारे में हर एक सिटीजन को मालूम होना चाहिए, उसको एजुकेशन में डालो, एडवर्टाइजमेंट करो उसकी, और पब्लिक को पूरी तरह अवेयर होना चाहिए। People going to their job place or business at the same time during the same hours should arrange for carpool instead of going by individual separate vehicle। अब carpool क्या होता है? carpooling एक टाइप ऑफ टेक्निक कह लो या फिर एक चीज होती है जो कि आजकल ओला एंड उबर वाले भी कंसेप्ट जो हैं वो लोग भी इसको फॉलो कर रहे हैं। कारपूलिंग मतलब ऐसे टाइप की थिंग, यानी कि ऐसे टाइप के लोग जो कि एक साथ जा रहे हैं एक समय पे और एक प्लेस पे जा रहे हैं, वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज कर रहे हैं या फिर वैन एंड गाड़ी का यूज कर रहे हैं। जैसे हमने देखा होगा हम स्कूल में क्या करते थे, हम वैन से जाया करते थे, तो ये कैसा एक कारपूलिंग था, यानी कि हम लोग क्या कर रहे थे, हमारे पैसे भी बच रहे थे, इंडिविजुअल हम जाएंगे तो थोड़े पैसे ज्यादा भी लगते हैं, और हम इससे नॉइज एंड एयर पोल्यूशन भी कम कर रहे थे। कैसे? कि ये मैं हूँ, ये मेरी फ्रेंड है, ये हम 3-4 लोग जो हैं वो एक साथ स्कूल जा रहे हैं, एक टाइम पे जा रहे हैं, तो हमने वैन ऑप्ट कर दी। इससे क्या होगा, हम एक साथ जा रहे हैं, हमारे पैसे बच रहे हैं, हमें मजा भी आएगा, हम लोगों से कनेक्ट भी हो पाएंगे, और हम क्या करेंगे, ट्रैफिक को कम कर रहे हैं। क्योंकि मैं, मेरी फ्रेंड और 3-4 और लोग जो हैं वो सबके सब अगर एक एक व्हीकल लेके जाएंगे तो बहुत जगह घिरेगी रोड पे। लेकिन अगर हम एक ही बस में चले जाएं या फिर शटल ले लें तो इससे क्या होगा, जगह कम घिरेगी, ट्रैफिक प्रॉब्लम्स कम क्रिएट होगी। तो इसी को बेसिकली कारपूलिंग कहा जाता है या फिर कारपूल कहा जाता है। आजकल ओला और उबर वाले भी इस कॉन्सेप्ट को क्या बोलना एक्सेप्ट कर रहे हैं। Digging and repairing work along the road should be completely immediately। यानी कि जो डिगिंग और रिपेयरिंग वर्क है रोड का, यानी कि गड्ढा खोदना या फिर कुछ भी पाइपलाइन वाइपलाइन डालना, ये सारा कुछ तब नहीं करना चाहिए या फिर इमीडिएटली कंप्लीट कर देना चाहिए। बहुत दिन तक क्या करते हैं, खींच खींच करते रहते हैं, बारिश वारिश आ जाती है तब भी भरा रहता है गड्ढा, ऐसे गड्ढे बड्ढे रहते हैं, तो क्या होता है इससे लोग गिर भी जाते हैं, कहीं कोई गड्ढे में गिर गया या फिर कुछ एक्सीडेंट भी हो जाता है। A tradition should be developed to take out the procession, marriage program or religion processes during lean period hours instead of peak hours of vehicular traffic। यानी कि अगर कोई भी ट्रैफिक जमा हो रहा है और अगर हम देख रहे हैं कि वो मैरिज में यानी कि शादी के कारण हो रहा है, बैंड बाजा बज रहा है, रिलीजियस प्रोग्राम, यानी होता है कि जो पीक आवर्स में है उस समय ना करें। क्यों? क्योंकि वो ट्रैफिक प्रॉब्लम में और एडिशन होता है। ये तब करें जब लीन पीरियड हो, यानी दोपहर के समय कुछ कर लिया या फिर मिडनाइट में थोड़ा एकदम रात के समय कर लिया, तो क्या है ट्रैफिक भी कम होगा और ये लोग अपनी जो चीजें वो भी कर पाएंगे। एट द टाइम ऑफ ट्रैफिक जाम कीप योर व्हीकल इन प्रॉपर लेन। एक के बाजू में एक प्रॉपरली अपनी गाड़ी को खड़ी करें, कहीं भी खड़ी करके ना जाएं, नहीं तो ट्रैफिक प्रॉब्लम, ट्रैफिक जाम क्रिएट हो जाता है। इन इंफ्रास्ट्रक्चर, यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर आएगा। इन इंफ्रास्ट्रक्चर लाइक एक्सप्रेस हाईवेज, ओवर ब्रिज, फ्लाईओवर्स, रिंग रोड्स एंड पास बाय रोड शुड बी डेवलप्ड। फ्लाईओवर यानी कि ऊपर से जो फ्लाईओवर्स ब्रिजेस बनते हैं उनको ज्यादा से ज्यादा डेवलप करना चाहिए। इससे क्या होगा, ट्रैफिक क्या है डिवाइड हो जाएगा, नीचे कुछ गाड़ियां चलेंगी, कुछ ऊपर गाड़ियां चलेंगी, तो क्या है ट्रैफिक एक बैलेंस हो जाएगा। एवरी पर्सन गोइंग फॉर द जॉब शुड इनवेरिएबली यूज पब्लिक ट्रांसपोर्ट एटलीस्ट वंस ए वीक। जो भी कहीं जॉब करने जा रहा है उनको हमेशा पब्लिक ट्रांसपोर्ट एक दिन तो यूज करना चाहिए एक वीक के अंदर। यूज सीट बेल्ट, हमेशा सीट बेल्ट पहन के ही ड्राइव करें कार को, नहीं तो एक्सीडेंट हो सकता है, तो आपकी डैमेज और ज्यादा होगी। सीट बेल्ट पहनी होगी तो बहुत कम हो जाते हैं चांसेस।
प्रोविजन ऑफ हैवी पेनल्टी, ज्यादा से ज्यादा पैसे एंड हैवी पेनल्टी चार्ज करनी चाहिए जो ड्रिंक एंड ड्राइव कर रहे हैं, जिन्होंने ड्राइविंग लाइसेंस नहीं लिया और जो ड्राइविंग रेकलेसली यानी कि बेढंगी तरीके से कर रहे हैं और जो ट्रैफिक रूल्स को अवॉइड कर रहे हैं, वायोलेंट कर रहे हैं। तो ये सारे कुछ स्टेप्स है जो कि हम ले सकती हैं, हमारी गवर्नमेंट भी ले सकती हैं फॉर इम्प्रूवमेंट, जिससे ट्रैफिक जाम ना हो। व्हाट नॉट टू डू, क्या नहीं करना चाहिए, ट्रैफिक रूल्स को वायलेंट यानी कि नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। बहुत से ओल्ड व्हीकल जो हो गए एकदम खटारा से हो गए हैं, उनको ना यूज करें। इससे क्या होता है, गैस जो उसकी जो निकलती है, धुआं निकलता है, बहुत गंदा सा निकलता है और बहुत ज्यादा भी निकलता है। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स, जो भी ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं गुड, उसको क्या करें, नाइट टाइम में या अर्ली मॉर्निंग में ट्रांसपोर्टेशन का काम करें। डू नॉट डिफेस द इंस्ट्रक्शन बोर्ड, साइंस और सिंबल्स ऑन द रोड, जो भी रोड पे सिंबल्स और चीजें लगाई गई हैं, सिंबल्स, बोर्ड, सिग्नल्स, रेड लाइट हो रही है, ग्रीन लाइट हो रही है, ऑरेंज हो रही है, वो सारे कुछ ध्यान से और देख के ड्राइव करें। डू नॉट ऑल्टर द डिजाइन ऑफ द व्हीकल, जो व्हीकल की डिजाइन है उसको बदल बदल ना दे ज्यादा, नहीं तो क्या होता है, अगर कभी पकड़ाते भी हैं तो लोग क्या करते हैं, डिजाइन पूरी हुलिया उसका बदल देते हैं, तो पुलिस जो है, जो ट्रैफिक पुलिस है, उसको पकड़ ही नहीं पाती है। डू नॉट यूज सेल फोन्स, मोबाइल फोन वाइल ड्राइविंग, ड्राइविंग करते समय फोन्स का यूज ना करें। और ये चीज तो बहुत ही ज्यादा कॉमन है हमारे आजकल के यूथ में, स्पेशली अगर मैं बात करूं तो हम लोग बहुत बार क्या करते हैं, फोन पे बात कर रहे होते हैं, टाइपिंग करते, चैटिंग करते हुए हम क्या करते हैं, ड्राइव कर रहे होते हैं। ये बिल्कुल भी रिकमेंडेबल नहीं है, आज तक मैंने तो कभी नहीं करा, लेकिन बहुत सारे लोगों को मैं देखती हूँ, मेरी फ्रेंड सर्कल में भी बहुत से ऐसे लोग हैं जो करते हैं, लेकिन नहीं सुधार सकते हम ऐसे लोगों को, तो क्या करें। लेकिन आप लोग इस चीज को पढ़ रहे हो अभी, तो प्लीज मेक श्योर कि आप ड्राइव करते समय मोबाइल ना देखें, क्योंकि आप अंबानी तो नहीं है, आपके पास इतना तो कुछ इंपॉर्टेंट मैसेज या कॉल नहीं आ रहा होगा, वही आपके दोस्त लोग के मैसेज होंगे या फिर ऐसे ही किसी लोगों के मैसेज होंगे जो कि आप बाद में भी पढ़ सकते हैं, रिप्लाई कर सकते हैं। Do not drive a vehicle without putting on the seat belt or helmet. Please make sure you are wearing helmet and you have seat belt. A wayfarer crossing rails or road should not use ईयरफोन्स और सेल फोन, मोबाइल फोन। जो भी इंसान जो है वो रोड क्रॉस कर रहा है, रेल की पटरी पे से क्रॉस कर रहा है, तो प्लीज ईयरफोन और सेल फोन का यूज ना करें, क्योंकि ट्रेन कभी भी आ सकती है और ईयरफोन की वजह से आपको क्या है, उसकी आवाज, हॉर्न की आवाज भी नहीं सुनाई देगी। एंड ट्रेन इतनी जल्दी स्पीड से आती है ना कि आपका दिमाग चकरा जाता है और इतनी तेज आवाज होती है कि पटरियां पूरी हिलने लगती हैं। तो आपका अनकॉन्शियसनेस और ये सारी चीजों की वजह से आपका बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो सकता है या फिर डेथ भी हो सकती है। Do not enter into argument with person who control the traffic regarding their instruction. झगड़ा वगड़ा मत करो ट्रैफिक वाली पुलिस से, ओके। शुड नॉट अलाउ देयर माइनर, जो उनके पेरेंट्स हैं, छोटे छोटे बच्चों के जो पेरेंट है, जो माइनर हैं, 18 साल से जिनकी कम उम्र है, उनके पेरेंट्स को मना कर देना चाहिए व्हीकल ड्राइव करने से उनके बच्चों को, बिकॉज ये लॉ के हिसाब से उसका वायोलेशन होगा, लॉ का वायोलेशन होगा। 18 साल से ऊपर उम्र है तो ड्राइविंग लाइसेंस निकालो और फिर ड्राइविंग करना शुरू करो। डू नॉट ज्वाइन ए मॉब एंड ऑब्स्ट्रक्ट द रिलीफ एंड सेफ्टी वर्क, मॉब को यानी कि भीड़ को ज्वाइन मत करो, जिससे क्या होगा, एक्सीडेंट होने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं, क्योंकि बहुत लोग क्या करते हैं, बहुत जल्दी हाईवे पे तो स्पेशली भीड़ इकट्ठी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि बहुत जल्दी जल्दी गाड़ियां, ट्रक्स एंड बड़े बड़े व्हीकल्स आ रहे होते हैं, तो वो इतनी स्पीड से होते हैं कि उसको ब्रेक लगाते लगाते ही बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है, एंड ब्रेक कब तक लगे कुछ मालूम नहीं। तो एकदम से क्या है, मॉब इकट्ठा मत करो, स्पेशली इन इन क्या बोलते हैं, रिंग रोड, इन हाईवेज एंड एक्सेट्रा। तो ये सारी कुछ चीजें थी जो हमने इन डेप्थ, इन डिटेल पढ़ रही है। अब चैप्टर होता है खत्म, ओनली 2 टॉपिक्स आर लेफ्ट। फर्स्ट है इम्पैक्ट ऑफ डिजास्टर ऑन ह्यूमन लाइफ, यानी कि क्या क्या हम ह्यूमन लाइफ पे इम्पैक्ट हो सकता है ये सारे डिजास्टर का। और सेकंड क्या है, लास्ट टॉपिक, जो कि है रिहैबिलिटेशन आफ्टर डिजास्टर। देखेंगे इम्पैक्ट ऑफ डिजास्टर ऑन ह्यूमन लाइफ। डिजास्टर अफेक्ट ऑलमोस्ट एवरीबडी, हम सबको अफेक्ट करता है डिजास्टर, बट उसकी मैक्सिमम और ज्यादातर इफेक्ट पुअर और अंडर प्रिविलेज पीपल को होती है। क्यों? क्योंकि अगर उनको कुछ डैमेज वैमेज भी हो गया, उनका घर बार टूट गया, उनके पास एक ही सोर्स ऑफ इनकम होती है, और अगर उसमें से भी उनका जो हस्बैंड है या फिर जो घर पे पैसे लेके आ रहा था, अगर उनकी भी डेथ हो गई, तो कौन कमाएगा, कैसे घर चलेगा, वगैरह वगैरह। और उनकी मेडिकल चीजें भी बहुत महंगी होती हैं, तो कौन उनका मेडिकल करके देगा, अगर कोई इंजर हो गया तो कैसे सब कुछ होगा। तो स्पेशली इन लोगों पे ज्यादा
अफेक्ट होता है चीजें। डिजास्टर, इफेक्ट ऑफ डिजास्टर कैन बी ग्रुप इनटू 4 कैटेगरी, 4 कैटेगरीज होती हैं। इफेक्ट ऑन रिलीफ, इफेक्ट ऑन ह्यूमन लाइफ, इफेक्ट ऑन इकोनॉमी एंड सोशल इफेक्ट ऑफ डिजास्टर। सबसे पहला है इफेक्ट ऑन रिलीफ। देयर इज ए हैवी डैमेज और ए टोटल लॉस ऑफ मूवेबल एंड इमूवेबल प्रॉपर्टी। ऐसी प्रॉपर्टी जो मूव कर सकती है, एंड इमूवेबल मतलब जो कि एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकती। इंफ्रास्ट्रक्चर में लॉस देखने को मिलता है, रोड्स, रेलवे, ब्रिजेस, इलेक्ट्रिसिटी, गैस, टेलीकम्युनिकेशन के जो बड़े बड़े खंभे होते हैं वो टूट जाते हैं, तो कम्युनिकेशन पॉसिबल इजीली नहीं होता। हैवी डैमेज एंड कैन नॉट बी रीस्टोर्ड इमीडिएटली, जल्दी से जल्दी एकदम से इमीडिएटली रिस्टोर नहीं हो सकता। इन सारी चीजों को सही करने में, रोड्स को, ब्रिजेस को सही करने में बहुत टाइम लग जाता है। लॉस ऑफ फर्टाइल एग्रीकल्चरल लैंड, यानी कि फलद्रुप जमीन जो होती है, एग्रीकल्चर लैंड जो होता है, वो भी फ्लड के कारण क्या हो जाता है, पूरा वॉश आउट हो जाता है वहाँ का फर्टाइल सॉइल। तो वहाँ की जमीन जो होती है वो फर्टिलिटी लूज कर देती है, विच कैन नॉट बी कंपेंसेटेड इवन आफ्टर ए प्रोलॉन्ग टाइम, यानी कि उसका जो भरपाई है वो बहुत समय तक नहीं हो पाती है। तो ये सारे कुछ इफेक्ट ऑन रिलीफ होते हैं। फिर आता है इफेक्ट ऑन ह्यूमन लाइफ। ह्यूमंस पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है, बहुत से लोग और डेथ हो जाती है बहुत से लोग की, कुछ लोग परमानेंटली हैंडीकैप हो जाते हैं। हेल्थ जो उनकी होती है कॉमन सिटीजन की, वो डिटोरिएट होने लगती है। जैसे कि गैस स्ट्रेटेजी वाले जो लोग थे जिन पे इफेक्ट हुआ था, उनको तुरंत इफेक्ट देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन टाइम बाय टाइम उनकी क्या है, हेल्थ जो है वो डिग्रेड होती जाएगी। या फिर न्यूक्लियर कुछ एक्सीडेंट हो गया, तब तो भाई साहब बहुत ज्यादा एक्सीडेंट देखने को मिलता है, बहुत ज्यादा हेल्थ पे इफेक्ट देखने को मिलता है। बहुत से लोग की आंखें चली जाती हैं, कुछ लोग कैंसर जैसी भारी भारी बीमारियों से क्या है जूझने लगते हैं एट द टाइम ऑफ क्या, न्यूक्लियर एक्सीडेंट, रेडिएशन जो उसकी भारी सी निकलती है उसके कारण। फिर क्या है, दोज हु लूज देयर रिलेटिव्स एंड आर इन इंस्टेंस ट्रॉमा और डेस्परेट, बहुत से लोगों के रिलेटिव चले जाते हैं और वो लोग इंटेंस ट्रॉमा में चले जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं। इट इज डिफिकल्ट टू ब्रिंग देम आउट ऑफ द ट्रॉमा, उनको ट्रॉमा से वो सारी चीजों से बाहर निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है। सिचुएशन ऑफ मेनी ऑर्फन चिल्ड्रन एंड एल्डरली पीपल बिकम्स वेरी ऑकवर्ड व्हेन देयर सपोर्ट इज लॉस्ट। कुछ चिल्ड्रंस के मम्मी पापा या फैमिली चली जाती है, कुछ एल्डरली लोग ही रह जाते हैं, उनकी पूरा फैमिली पूरी की क्या है, पूरी की पूरी फैमिली खत्म हो जाती है। तो उनका क्या है, रिहैबिलिटेशन बहुत ज़्यादा इंटेंस एफर्ट करता है, यानी कि उनको फिर से लाइफ में लाने के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है। पीपल हैव टू फेस मैनी डिफिकल्टीज इन लाइफ। अब इकोनॉमी पे क्या क्या बोलते हैं इफेक्ट हो सकता है डिजास्टर का। आज जो कैपिटल है, जो हमारा गवर्नमेंट का पैसा है, टैक्स का पैसा, वो क्या करना पड़ता है, गवर्नमेंट को उन लोगों के पीछे क्या बोलते हैं एक्सपेंस क्रिएट करना पड़ता है जो लोग इन सारी चीजों से जूझ रहे थे, डिजास्टर जिन पे ज्यादा इम्प्लीमेंट होते हैं, जैसे पुअर एंड अंडर प्रिविलेज्ड लोग। इन सारी चीजों को वापस से डेवलप करने में, पूरी इकोनॉमी को वापस से सही करने में क्या करना पड़ता है, पैसा कैपिटल लगाना पड़ता है। तो इससे उनके रूटीन डेवलपमेंट के काम रुक जाते हैं। कैपिटल यानी कि पैसों की तंगी हो जाती है गवर्नमेंट पे, और जो प्रोजेक्ट पहले से कर रही थी गवर्नमेंट, कुछ बड़ा प्रोजेक्ट जो चला रही थी, रिवर बना रही थी, डैम बना रही थी, या फिर कोई ओवर ब्रिज बन रहा था, उसका प्रोजेक्ट और डिले होता जाता है। ए प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, लोग क्या होते हैं, बेरोजगार हो जाते हैं, क्योंकि कंपनीज इंडस्ट्रीज चल नहीं पाती, एकदम से लोगों के पास पैसा नहीं आता, खरीदी नहीं होती, डिमांड नहीं होती, तो सप्लाई भी नहीं होती। ये सारा कुछ एक साथ कनेक्टेड होता है। A problem of unemployment emerges till the industrial unit are reactivated. Economy of disaster effects are become weaker. डिजास्टर के बाद कोई भी इकोनॉमी का ग्राफ कैसे चलता है, एकदम नीचे नीचे ऐसा चलता है ग्राफ, ऐसा, यानी कि एकदम नीचे की तरफ चला जाता है ग्राफ, ठीक है। सोशल इफेक्ट ऑफ डिजास्टर, सोशली क्या इफेक्ट होते हैं, मिटिगेशन और फ्लीइंग अवे बाय द पीपल अफेक्ट द सोशल स्ट्रक्चर ऑफ एरिया अफेक्ट बाय द डिजास्टर। सोशल फेस्टिवल्स एंड पब्लिक सेलिब्रेशन बिकम अनइंटरेस्टिंग कंपेयर्ड टू अर्लियर टाइम। फेस्टिवल्स या पब्लिक सेलिब्रेशन बहुत कम हो जाते हैं। इट टेक मैनी ईयर्स, बहुत साल लग जाते हैं उसके ओरिजिनल चार्म, उसके ओरिजिनल हैप्पीनेस को रिस्टोर करने में। सोशल ऑर्गेनाइजेशन बिकम्स वीकर ड्यू टू द सोशल चेंजेस इन सोशल नेटवर्क, ठीक है। फिर है लास्ट टॉपिक जो कि है रिहैबिलिटेशन आफ्टर डिजास्टर। एट द टाइम ऑफ डिजास्टर फर्स्ट कम्स द रेस्क्यू ऑपरेशन फॉलोड बाय कंपेंसेशन और रिलीफ एंड लास्टली द रिहैबिलिटेशन। रिहैबिलिटेशन यानी कि एक तो होता है रेस्क्यू, एक होता है
इवैक्यूएशन और एक होता है रिहैबिलिटेशन, यानी कि ओरिजिनल स्टेट में उन इंसान को लाना। जैसे कि किसी का घर बार सब कुछ बिगड़ चुका था, सब कुछ चला गया था, उसको ओरिजिनल रिहैबिट यानी कि उसको ओरिजिनल स्टेट में लाना, उसको बोलते हैं रिहैबिलिटेशन आफ्टर डिजास्टर। ओरिजिनल प्लेस पे वैसा ही घर, वैसा ही सब कुछ, वैसा ही एनवायरनमेंट क्रिएट करना, which differs according to disaster. Many buildings have to be reconstructed after an earthquake, flood और cyclone. बहुत सी बिल्डिंग को वापस लाने में, रिकंस्ट्रक्ट करने में बहुत टाइम लग सकता है। क्यों? क्योंकि अर्थक्वेक, फ्लड और साइक्लोन की वजह से पूरी की पूरी बिल्डिंग ढह चुकी होती है। न्यू एम्प्लॉयमेंट हैज टू बी क्रिएटेड आफ्टर ड्रॉथ। अकाल के बाद नया एम्प्लॉयमेंट, नए लोगों को लाना एंड तनख्वाह देनी, ये सारा कुछ बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। एंड प्रोविजन ऑफ फार्म्स इम्प्लीमेंट हैज टू बी मेड इन एग्रीकल्चर फील्ड। अगर कोई डिजास्टर हुआ था या फिर वायरल एपिडेमिक ब्रेकआउट हुआ था, तो प्रोग्राम्स ऑफ मास एजुकेशन एंड पब्लिक अवेयरनेस हैव टू बी अरेंज फॉर सेफ्टी इन फ्यूचर। फ्यूचर में ऐसा कुछ ना हो, उसकी सेफ्टी के लिए अलग अलग पब्लिक अवेयरनेस एंड प्रोग्राम्स कंस्ट्रक्ट कराने पड़ते हैं। रिहेबिलिटेशन वर्क हैज टू बी कैरिड आउट अंडर मेनी ऑब्स्टिकल्स। बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स आते हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, रुकावटें आती हैं। सिंस इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी आर डैमेज, इट इज डिफिकल्ट टू रिहेबिलिटेट फैमिली where there is only one or two survivors. If the services of a psychiatrist is not provided timely, अगर साइकेट्रिस्ट की जो सर्विस है अगर वो ऐसे इंसान को नहीं प्रोवाइड करी जा रही जो कि ट्रॉमा में है, जो कि डिप्रेशन में है, तो बहुत एडवर्स इफेक्ट झेलने को पड़ सकते हैं। ट्रेनिंग और एम्प्लॉयमेंट आर नेसेसरी। ट्रेनिंग एंड एम्प्लॉयमेंट देना बहुत जरूरी हो जाता है। दोज सर्वाइवर हु बिकेम हैंडीकैप परमानेंटली, जो कि परमानेंटली हैंडीकैप हो गए, उनको ट्रेनिंग देना, उनको कैसे काम होगा उनसे वो सब कुछ बताना, वो बहुत जरूरी हो जाता है। Thus, the rehabilitation work after a disaster is very challenging one. गवर्नमेंट को बहुत सारे चैलेंज फेस करने पड़ सकते हैं रिहेबिलिटेशन वर्क कराने के समय। इट कैन बी फुलफिल्ड ओनली थ्रू प्रॉपर प्लानिंग। ये तभी पॉसिबल है, तभी पॉसिबल और अच्छी तरह हो पाएगा जब प्लानिंग अच्छी है, इम्प्लीमेंटेशन अच्छा है और स्टेप बाय स्टेप जो भी गवर्नमेंट बता रही है, जो भी ऑर्गेनाइजेशन बता रही है, वो लोग फॉलो करें। तो ये था हमारा लास्ट टॉपिक। हमने मैन मेड डिजास्टर और नेचुरल डिजास्टर की मैंने ऑलरेडी एक वीडियो डाल दी है। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने सारा कुछ समझाया है। तो अगर किसी को कुछ डाउट हो या फिर कुछ क्वेश्चन हो, दे कैन कमेंट डाउन बिलो एंड आई विल सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय एंड कीप लर्निंग।